लेकिन इसी बीच मुझे पता लगा कि तेहरान जो कि है ईरान की कैपिटल, वहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी भी है। जी हाँ, और आज का प्लान मेरा है कुछ उसी कम्युनिटी को देखने का, उनसे मिलने का। वहाँ ऊपर निशान साहिब का एक जो झंडा लगा हुआ है वो हमारे गुरुद्वारे की पहचान है। कुछ माना जाता है कि लगभग 1 लाख ऐसे लोग थे जो इंडियन लोग थे जो यहाँ पे रहते थे, जिसकी वजह से जो बचे हुए इंडियंस थे उसको इनिशियली काफ़ी दिक्कतें आई। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए थे और उससे पहले शायद अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ एक ही कंट्री होता था, इसको हिंदुस्तान बोला करते थे। तो अब से कुछ टाइम पहले कहें तो इसको एक इंडियन स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इसको एम्बेसी ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ले लिया गया। जो हिंदी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे हिंदी। और मस्जिद हो गया कि टेम्पल, तो इस जगह का नाम, इस गुरुद्वारे का नाम यहाँ पे है मस्जिद हिंद। ओके जी, तो नमस्ते, हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ अभी के लिए ईरान की कैपिटल तेहरान। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया नॉर्थ ऑफ ईरान, जिसमें मैं आपको ले गया था तबरीज़ और कंदोवन नाम की जगह पे। और उसका मेरा प्लान तो ऐसे वहीं पे ट्रैवल करने का था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी जिसकी वजह से मैं सब कुछ छोड़ के भाग के वापस में तेहरान में आ गया। अब आप ये पूछोगे कि ये चीज़ क्या है, तो एक्चुअल में मुझे जो पता लगा कि इस ईरान कंट्री में, ईरान जो एक प्रॉपर इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री भी वैसी कि जिसमें प्रॉपर थियोक्रेसी फॉलो की जाती है। तो थियोक्रेसी अगर मैं बताऊं तो वो ये होता है, तो वैसे ये प्रॉपर एक इस्लामिक नेशन है। और यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो एक सुप्रीम लीडर होता है, ठीक है, एक सुप्रीम लीडर होता है, एक प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन जो सारी पावर्स रहती हैं सो सुप्रीम लीडर के पास रहती है। और माना ये जाता है कि वो जो सुप्रीम लीडर है, वो जो सारे डिसीज़न लेते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही आते हैं। तो बेसिकली एक तरीके के वो मैसेंजर है और सारे डिसीज़न वहीं से आते हैं। जो भी कुछ कंट्री के लिए करना है, जो नहीं करना है, वो सब डिसीज़न वहीं से आते हैं। लेकिन इसी बीच मुझे पता लगा कि तेहरान जो कि है ईरान की कैपिटल, वहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी भी है। जी हाँ, और आज का प्लान मेरा है कुछ उसी कम्युनिटी को देखने का, उनसे मिलने का। तो मैं जब ईरान के अंदर इंडियन कम्युनिटी को खोज रहा था तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ना शुरू किया, विकीपीडिया और भी जो पुरानी चीज़ें हैं, वीडियो, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं गया बैक इनटू 1940s के आसपास, आज़ादी से पहले जब पाकिस्तान इंडिया एक ही होता था, ये सब पूरा एक हिंदुस्तान कहलाता था। तो उस टाइम पे गया और वहाँ से जाके मेरे को धीरे धीरे करके रास्ता मिला और मुझे पता लग पाया कि तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, वहाँ पे एक सिख गुरुद्वारा है। जी हाँ, कैपिटल के अंदर ही एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जिसमें पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आ चुके हैं। 2016 में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए थे और उससे पहले शायद अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज मैंने थोड़ा इसके बाद नेट पे रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि गूगल मैप्स पे इसको बोलते हैं मस्जिद हिंदन। मतलब जो इंडियन लोग हैं, क्योंकि जो हिंदी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे हिंदी। और मस्जिद हो गया कि टेम्पल, तो इस जगह का नाम, इस गुरुद्वारे का नाम यहाँ पे है मस्जिद हिंदन। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मुझे पता लगा है कि ऐसी इस जगह पे है, तो अभी उसी की तरफ चल रहा हूँ मैं। तो मुझे पता लगा था कि कुछ इस गली में, गूगल मैप्स पे इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन इस गली में देख के तो कोई पता नहीं लग रहा है कि गुरुद्वारा है। लेकिन फिर मेरी नज़र गई वहाँ ऊपर, वो देखो, वहाँ ऊपर निशान साहिब का एक जो झंडा लगा हुआ है वो हमारे गुरुद्वारे की पहचान है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये वाली बिल्डिंग है, कोशिश करता हूँ। अब ये निशान भी बना हुआ है हमारा निशान साहिब का, सिख रिलीजन का ये निशान होता है, निशान साहिब है। ज़रा दरवाज़ा खटखटाता हूँ, बंद है अभी, ऐसे ऊपर नहीं है। खटखटाता हूँ और कोशिश करता हूँ अंदर जाऊँगा, लोगों से बात करूँगा, इस गुरुद्वारे की थोड़ी सी और हिस्ट्री जानते हैं। यहाँ के जो हमारी सिख कम्युनिटी है यहाँ पे, उनकी थोड़ी सी और हिस्ट्री जानते हैं। काफ़ी बार नॉक कर लिया लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ये भी होता है, यहाँ पे 1 से लेके दोपहर के 1 से लेके 5 बजे तक सब कुछ बंद होता है पूरे ईरान में। तो मुझे लग रहा है शायद उसकी वजह, क्योंकि टाइम हुआ है लगभग 2 बजे हुए, तो मे बी उसकी वजह से हो सकता है इन्होंने दरवाजे बंद किए हों। तो देखता हूँ, अभी ट्राई करता हूँ। एक फ़ोन नंबर भी है मेरे पास गूगल पे, उस नंबर पे कॉल करके ट्राई कर सकता हूँ। तो काफ़ी देर गुरुद्वारे के बाहर वेट की और फिर मुझे ना एक सीढ़ियों में एक आंटी दिखाई देती हैं, बूढ़ी आंटी, जो इंडियन आंटी थी, सरदारनी आंटी। तो मैंने उनको आवाज़ मार के पूछी, मैं कहा गुरुद्वारा कब खुलेगा? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फ्राइडे को खुलता है और 10 बजे के बाद फ्राइडे को खुलता है, बाकी दिन सब बंद रहता है। तो भाई अब देखते हैं, आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे रुकना, देखता हूँ, प्लान करूँगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, मैं वापस आ रहा था तो मुझे ना ये देखो, ये क्या दिखता है, वहाँ लिखा हुआ है मित्रा कॉन्फेक्शनरी, और वो भी इंग्लिश में।
तो पहली बात ये कि यहाँ पे ज़्यादातर हमेशा सब नेम इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इंग्लिश में मुझे आज तक कोई चीज़ किसी दुकान का नाम देखा ही नहीं। तो एक तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऊपर से जो मित्रा सरनेम है ना वो एक बंगाली सरनेम है। तो मुझे लग रहा है कि ये किसी इंडियन की दुकान हो सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ जरा एक बार अंदर जाता हूँ और पता करता हूँ कि माजरा क्या है, क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुद्वारे के आसपास कुछ हैं इंडियन जो बसे हुए हैं, लेकिन मैंने सुना था कि सब सिख बसे हुए हैं, लेकिन मित्रा होते हैं बंगाली। तो एक बार ज़रा चेक करके आते हैं, ट्राई करता हूँ कि क्या है अंदर। गलतफहमी थी भाई, ये एक लोकल दुकान ही है। मैंने इससे पहले उससे पूछा कि इंग्लिश आती है, उसने मना किया कि इंग्लिश नहीं आती है। फिर मैंने उसको ट्रांसलेट करके पूछा कि भाई इस शॉप का नाम इंडियन नाम क्यों है, तो उसने कहा कि नहीं, उसने बोला कि जो मित्रा है ये फ़ारसी में भी कोई वर्ड होता है, तो उसकी वजह से इसका नाम मित्रा कन्फेक्शनरी है। मैं तो ज़्यादा ही सोच गया कुछ कि गुरुद्वारे के आसपास मुझे ऐसी फील आने लगी थी कि भाई सब इंडियन की दुकानें होंगी और सब वैसा माहौल होगा, लेकिन वैसा है नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखता हूँ, अभी मैं प्लान करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जो कि मेरा बहुत मन है कि तेहरान में रुक के मैं ये गुरुद्वारा देखूँ, तो मैं इस वीडियो को आगे अब फ्राइडे से ही कंटिन्यू करूँगा। इसी वीडियो को आगे हम कंटिन्यू कर देंगे और आपको मैं दिखाऊँगा, लोगों से मिलवाऊँगा इस गुरुद्वारे के और जो भी इंडियन कम्युनिटी के लोग तेहरान में रहते हैं। 2 दिन इंतज़ार किया, फिर आज फाइनली फ्राइडे हुआ है और गुरुद्वारा आज खुलना था फ्राइडे को 10 बजे, और फिर से वापस आया हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आज गुरुद्वारा ओपन मिल जाए, मेरी एंट्री हो जाए और अंदर मुझे रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मिल जाए। सिख कल्चर में जो गुरुद्वारे में या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस में आप एंटर करते हैं तो आपको अपना सिर कवर रखना होता है, फिर चाहे आप लड़के हो लड़कियां हो। और अभी मैंने इस गेट से एंट्री की हुई है और ये है पूरा इस गुरुद्वारे का मेन एरिया। इधर की साइड कुछ गार्डन भी बना हुआ है। जब 2 दिन पहले मैंने ट्राई किया था तो मैं इधर एक गेट है वहाँ से ट्राई कर रहा था, लेकिन पता लगा कि एंट्री इस गेट से होती है। और अभी इन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा एरिया है गुरुद्वारे का, और इसके पीछे है जो स्कूल बताया गया है यहाँ पे, जो इंडियन बच्चों के लिए या फिर केंद्रीय विद्यालय हम जिसको बोलते हैं वो स्कूल है, उसकी बिल्डिंग भी इसके पीछे ही है। इससे यहाँ से के अंदर से भी रास्ता जाता है या फिर पीछे हम गली से रास्ता है वो भी जा सकता है। आपको सब कुछ दिखाऊँगा, बने रहना इस वीडियो में। फाइनली गुरुद्वारे में एंट्री तो मिल गई और अभी यहाँ पे अरदास हो रही थी। अरदास होती है सिख कल्चर में एक टिपिकल पूजा टाइप की होती है। और ये पीछे जो पंडाल है, अभी थोड़ी देर तक काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी 10 से 11 तक वो अरदास चली और 11 बजे अरदास खत्म हुई तो लोग अब उठ के थोड़ा इधर उधर चले गए हैं। लेकिन 10-12 लोग थे कुछ यहाँ पे जो सब पंजाबी कम्युनिटी के थे। बढ़िया फर्स्ट क्लास लंगर भी हो गया। तो वैसे गुरुद्वारे की बिल्डिंग के साथ ही अटैच है जो इंडियन स्कूल जिसकी वो बात कर रहे थे, जहाँ पे इंडियन बच्चों के लिए जो स्पेशली स्कूल खोला गया था। तो अब से कुछ टाइम पहले कहें तो इसको एक इंडियन स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इसको एम्बेसी ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ले लिया गया। तो ये है यहाँ पे, ये है केंद्रीय विद्यालय तेहरान ईरान का, क्योंकि ये इंडिया में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी केंद्रीय विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, और इंटरनेशनली भी काफ़ी कंट्रीज़ में आपको केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे। तो ये है ईरान का केंद्रीय विद्यालय। तो गाइज़ अगर हम बात करें ईरान की और ईरान में रहने वाले इन जो सिख लोग हैं, जो ये इंडियन लोग हैं, इनकी बात करें कि ये असल में यहाँ पर पहुँचे कैसे, तो इस बात को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 80 साल पीछे, 80 से थोड़ा ज़्यादा साल, लगभग साल 1937 में, जब इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ एक ही कंट्री होता था, इसको हिंदुस्तान बोला करते थे। तो उस टाइम पे हिंदुस्तान बॉर्डर शेयर करता था ईरान के साथ, क्योंकि अभी जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। और लेकिन उस टाइम पे जब पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट होता था तो
पूरा हिंदुस्तान का जो ये वाला पार्ट है, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, ये बॉर्डर शेयर करता था ईरान के साथ। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग, काफ़ी ट्रेडर्स, काफ़ी बिजनेसमैन इजीली बॉर्डर क्रॉस करके इधर की साइड पे आ जाया करते थे काम धंधा करने। और ये एक एक्चुअली सिल्क रूट पे भी रहा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया कि तबरीज़ एक सिल्क रूट की सिटी थी, तो उस सिल्क रूट की वजह से भी काफ़ी लोग, काफ़ी इंडियन ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे काम करने। तो उस टाइम के आसपास काफ़ी ज़्यादा, लगभग माना जाता है कि लगभग 1 लाख ऐसे लोग थे जो इंडियन लोग थे, जो यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे बिज़नेस करते थे, यहाँ पे जॉब्स करते थे, यहाँ पे और काफ़ी तरह के काम किया करते थे। तो उस टाइम पे भी जो यहाँ पे इंडियंस रहा करते थे, काम किया करते थे, वो लगभग मोस्टली वो पंजाब प्रोविंस के होते थे। जो पंजाब, क्योंकि आप जानते होंगे कि आधा पंजाब चला गया इंडिया में, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, लेकिन पहले ये एक पूरा पंजाब होता था, हरियाणा भी उसी के अंदर ही आता था। तो वो पूरे पंजाब के लोग यहाँ पे आके काफ़ी काम करना पसंद करते थे। लेकिन फिर जब इसमें एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस चेंज आता है 1978-79 में, क्योंकि ये ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ था जो बहुत ही फेमस है, इरानियन रेवोल्यूशन के नाम पे। अगर आप उसके बारे में जानना चाहोगे तो डिटेल्स में जाओगे तो गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे आपको बहुत ही वीडियोस मिल जाएंगे इस बारे में, कि इसके बारे में कि रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो इंडियंस उस टाइम पे, जो लगभग 1 लाख के अराउंड इंडियंस रह रहे थे, यहाँ पे बिज़नेस कर रहे थे, यहाँ पे इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, इतनी अच्छी जॉब्स कर रहे थे, तो उनका क्या हुआ। तो जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद एक नई सरकार आई यहाँ पे। तो जब नई सरकार आई तो उन्होंने जितने भी, क्योंकि इसको एक बिल्कुल इस्लामिक स्टेट बना दिया था, एक थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया था, एक कंट्री बना दिया था इस टाइप का, प्रॉपर इस्लामिक कंट्री। तो जो सरकार थी उसने जो भी यहाँ पे फॉरेनर्स रह रहे थे, फिर वो चाहे इंडियंस हो या कोई और हो, उनको बोला कि भाई हम आपकी ज़िम्मेवारी नहीं ले सकते, हम आपकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेवारी नहीं ले पाएंगे, तो बेटर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो उस टाइम पे लगभग जो 1 लाख के आसपास आबादी थी इंडियंस की, तो उनमें से मोस्टली जो लोग थे वो या तो अपने देश वापस लौट गए, इंडिया वापस चले गए, या फिर वो किसी और देश में जाके सेटल हो गए। लेकिन उसके बाद सिर्फ चंद कुछ फैमिलीज़ रह गई जो कि ईरान में बसी रही। तो नई सरकार के साथ काफ़ी ऐसे नए रूल्स आए, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बहुत पुराने इंडियंस रह रहे थे, जो मोस्टली सिख्स रह रहे थे, उनको प्रॉब्लम आने लगी कि एकदम से, क्योंकि सरकार चेंज हो गई, एकदम से नए रूल आ गए, जैसे औरतों के लिए कि सिर ढक के चलना, और भी जो एक इस्लामिक उसमें रूल्स रहते हैं, इस्लामिक कंट्री में रूल्स रहते हैं, तो वैसे रूल लागू किए जाने लगे, जिसकी वजह से जो बचे हुए इंडियंस थे उसको इनिशियली काफ़ी दिक्कतें आई। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टाइम के साथ रहना सीख लिया, उन्होंने जो नए कानून थे उनके हिसाब से अपने आप को डालना शुरू किया। एक काफ़ी बड़ा फ़र्क आया रेवोल्यूशन के बाद, नई सरकार के बाद, क्योंकि जो रेवोल्यूशन से पहले था तो यहाँ पे बिज़नेस करना बहुत ही आसान होता था, कि जो मोस्टली यहाँ पे इंडियंस रहते थे वो इंपोर्ट का काम किया करते थे, सामान इंपोर्ट करते थे काफ़ी, और उस टाइप से काम किया करते थे। लेकिन तो उस टाइम पे जो ट्रेड लाइसेंस होता था, फिर इंपोर्ट लाइसेंस होता था, ये मैं बात कर रहा हूँ रेवोल्यूशन से पहले की। तो उस टाइम पे एक इंडियन या कोई भी फॉरेनर अगर वो यहाँ पे बिज़नेस कर रहा है तो वो अपने नाम पे एक ट्रेड लाइसेंस या फिर इंपोर्ट लाइसेंस ले सकता था। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जब नई सरकार आई तो ये वाला रूल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद पहले तो ये बोला गया कि भाई आपको लोकल पार्टनर चाहिए, यहाँ पे एक लोकल पार्टनर, उसी के नाम पे सब लाइसेंसेस होंगे, तब आप यहाँ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन फिर जो यहाँ पे पुराने इंडियंस बचे हुए थे, जो यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन उनको धीरे धीरे अनुमति मिल गई कि हाँ आप अपने नाम पे काम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी जो नया बिज़नेस यहाँ पे सेटलमेंट करने आता था, लेकिन उसको एक ईरानियन पार्टनर की ज़रूरत पड़ती थी, उसके बिना वो यहाँ पे काम नहीं कर पाता था। तो अभी जो बची कुची इंडियन कम्युनिटी है, जो यहाँ पे सिख कम्युनिटी है, वो मोस्टली 2 ही जगह पे बसी हुई है, या है वो तेहरान में या है वो ज़ाहेदान में। तो तेहरान की स्टोरी तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा ही रहा हूँ कि तेहरान में जो गुरुद्वारा है और जो भी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे बसी हुई है उनके बारे में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी जगह है उसका नाम है ज़ाहेदान, और इसकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ज़ाहेदान जो उस सिटी का नाम ही पड़ा हुआ है वो इंडियन के ऊपर पड़ा हुआ है। वो जो सिख वहाँ पे रहते थे उनकी वजह से ही उस सिटी को नाम दिया गया है। सिख को कहा गया था जाहिद, और तभी उस शहर का नाम रखा गया था ज़ाहेदान। तो उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में आपको लेके जाऊंगा ज़ाहेदान यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, साउथ ऑफ ईरान में पड़ता है, लगभग जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रोविंसेस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बलूचिस्तान प्रोविंस में है ज़ाहेदान। तो मैं धीरे धीरे अब जब मैं साउथ का सफ़र शुरू करूँगा तो उसमें मैं उस शहर में भी जाऊँगा और वहाँ के गुरुद्वारे में, वहाँ की इंडियन कम्युनिटी के, वहाँ के लोगों से भी मिलूँगा।
मेरा